नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शाम 6 बजे तक खत्म हो गया। पहले चरण में शाम 7 बजे तक कुल 60.3% औसत मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में शाम 5 बजे तक 59.7% औसत मतदान होने का अनुमान था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल को हिंसा की सार्वजनिक घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया है कि वहां पर वोटिंग शांतिपूर्वक ढंग से हुई है। इसी बीच जब वोटिंग संपन्न हुई और शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट के आंकड़े आए तो रोचक जानकारी सामने आई। शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुए। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बंगाल में 5 बजे तक सबसे अधिक 77.57% मतदाताओं ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ राज्यों में कई जगहों पर हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में छिटपुट हिंसा की रिपोर्ट है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा समर्थकों पर कूच बिहार जिले के सीतलकुची में अराजकता पैदा करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सीतलकुची में मतदाताओं को धमकी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्थित मोइरांग में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच बवाल हुआ। मोइरांग विधानसभा क्षेत्र में थमन पोकपी एक मतदान केंद्र के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी की आवाज सुन मतदाता भाग गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी को गोलीबार में चोट नहीं आई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें मतदाता भागते हुए नजर आए। हथियारबंद अराजक तत्व पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ईवीएम में तोड़फोड़ की। लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बंद का आह्वान किया गया था। मुख्यमंत्री नेफी रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की FNT की मांग को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले इस क्षेत्र के लिए एनाटॉमस पावर की सिफारिश कर चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने NDTV से कहा कि राज्य सरकार नौकरियां देने में फेल रही है और पब्लिक सर्विस मशीन के जरिए कोई नौकरी नहीं मिल पाई और इन लोगों ने परचून की दुकान लगाकर नौकरियां बेची हैं और नौकरी बांटने में जमकर करप्शन हुआ है। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा और जजपा का गठबंधन एक समझौते के तहत टूटा है। मैं इस बात को कह रहा हूं और राज्य की जनता को धोखा देने के लिए किया गया है, लेकिन जनता इसका सच जान चुकी है और चुनाव में इसका जवाब देगी। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने वाराणसी और फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अतर जमान लौरी की जगह अब सैयद नियाज अली को मैदान में उतारा गया है। वहीं फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन सौली की जगह पूर्व मंत्री चौधरी बशीर चुनाव में उतरेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल, जो नासिक सीट से पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे, उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3 पार्टियों के बीच सीट बंटवारों के विवाद के बीच महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बहुत अधिक समय बीत चुका है, क्योंकि और देरी से सीट पर महायुति की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। दरअसल ये हालात भाजपा की वजह से बने हैं। भाजपा नासिक सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती थी, फिर उसने शर्त रख दी कि एनसीपी अजीत पवार गुट को अगर चुनाव लड़ना है तो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े। छगन भुजबल ने भाजपा चुनाव निशान पर लड़ने से मना कर दिया। भुजबल ने कहा वो सिर्फ एनसीपी के निशान पर ही लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लोकल कोर्ट में याचिका दायर कर तिहाड़ जेल में इंसुलिन मुहैया कराने की मांग की है। इस याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। रावसेवनी कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। उसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने और अपने डायबिटिक और शुगर लेवल के उतार चढ़ाव के संबंध में रोजाना 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह देने का निर्देश देने की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वो जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर चेकअप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर के परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोएब हुसैन ने दलील दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, जिसमें केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुनिश्चित कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा, भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को, जिन्होंने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई, और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है, उन सभी को नई राजनीतिक चेतना को नमन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने शुक्रवार 19 अप्रैल को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुर्शिदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को दिया गया एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली करेगा। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। उनके मुताबिक, मैं सुन रही हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन है और इसलिए हमें वोट दें। मैं उन्हें बता दूं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम इंडिया गठबंधन की बात ना करें। उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के तहत आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये एक नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर एनडीए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। पहले से ये कहना कि ईवीएम खराब है, ये इनके हारने के बहाने हैं। चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन में आवेदन पर प्राधिकरण फैसला करे। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गई कि क्या जिला मजिस्ट्रेट एक न्यायिक मामले के रूप में चुनाव से पहले धारा 144 लागू कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, जब तक शांति भंग होने की आशंका ना हो, आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते। यह चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने और कोविड-19 काल में एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर उनकी टिप्पणियों पर इन राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश समेत 2 और जजों की खंडपीठ ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी केस में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले चरण के 4 सीटों पर आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि इस चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा कर काल्पनिक तीर चलाया। इसे लेकर काफी आलोचना की जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी रैली के दौरान माधवी के जरिए किए गए इस इशारे को भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है। विवाद बढ़ने पर माधवी लता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सफाई दी और माफी मांगने की बात भी कही। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बीजेपी नेता माधवी ने कहा, रामनवमी के मौके पर मैंने आसमान की ओर इशारा कर काल्पनिक तीर चलाया। मैं एक बिल्डिंग की ओर इशारा कर रही थी, फिर मस्जिद कहां से आ गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीटीवी से एक खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों को निराधार कहते हैं। हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस बार बार भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इस पर अमित शाह ने साफ किया कि भाजपा कभी ऐसा नहीं करेगी और न करने देगी। अमित शाह ने कहा, हम कभी भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता के साथ। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। मिडिल ईस्ट अब व्यापक संघर्ष क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एनबीसी न्यूज को बताया कि इजराइल मिसाइलों ने ईरान के एक साइट पर हमला किया है। हालांकि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या हमले इराक और सीरिया पर भी हुए हैं। एबीसी और अन्य मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि इस्फहान और तबरेज सहित कई ईरानी शहरों में विस्फोट सुनाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में मिसाइलों को छोड़े जाते हुए फोटो सामने आ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।